Hello everyone, welcome to Inspection IAS Daily News Analysis. Today is 4th September 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शंस. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इस्टेब्लिश किया है एक कमेटी एंड दैट कमेटी वाज चेयर्ड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी टू एक्सेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शंस प्रपोजल्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज पूरे हमारे कंट्रीज में और ये डिस्कशंस हो रहे हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज लीजिए या मीडिया हाउसेस. तो वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में आज हर कोई बात कर रहा है. तो थोड़ा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शंस कहाँ तक फिजिबल है, इसके कुछ मेरिट्स क्या है और कुछ इसके डीमेरिट्स अगर हैं तो वो क्या क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस होंगे उसको भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या इंडिया में वाकई ये पहले होता था या ये नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए. सो शुरू से शुरू करते हैं. वन नेशन वन इलेक्शंस अगर गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है वो क्यों, आखिर प्लान क्या है? तो प्लान इज बेसिकली एम टू सिंक्रोनाइज द टाइमिंग ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस अक्रॉस ऑल स्टेट इन इंडिया टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन साइकिल नेशन वाइड. ये बहुत अच्छा सोच है कि देखिए हमारा कंट्री इतनी बड़ी है और इतनी डाइवर्स है, और कहीं ना कहीं होता क्या है कि हम लोग हमेशा किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम वी एट एवरी टाइम मीन्स एवरी मंथ ऑफ द ईयर वी आर एट ए इलेक्शन मोड. तो जिससे एक तो पॉलिसी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता, कभी कभी रीजनल पॉलिटिक्स स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर में या नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर में हावी हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि इलेक्शन के चलते बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं हो पाते. सो अगर ये हम सिंक्रोनाइज कर दें लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को तो हो सकता है कि एक तो इलेक्शन साइकिल का जो बर्डन है वो रिलीज होगा या कम होगा, अलॉन्ग विथ ये नेशन वाइड जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्शंस की उसको खत्म किया जा सकता है. अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात किया जाए तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ था, मतलब इन्फोर्स हुआ था, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950, तो फर्स्ट एवर जनरल इलेक्शन जो हुआ था बोथ स्टेट एंड स्टेट असेंबली का हुआ था, और ये इट वाज इन 1951-52. एंड ये जो प्रैक्टिस था वो 1967 के इलेक्शंस तक हुआ था. मतलब आप समझ सकते हैं कि 1951 से लेकर 1967 तक ये वन नेशन वन इलेक्शन ही हो रहा था. बट अचानक फिर हुआ क्या कि केरला में मीन्स 1959-1960s में लगभग आप कह सकते हैं कि 1959 में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 356 को इन्वोक किया था केरला में ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, और जिसके चलते केरला की गवर्नमेंट को डिसमिस करना पड़ा. एंड सब्सिक्वेंटली इन टू 1960 डिफेक्शंस एंड काउंटर डिफेक्शंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज होना शुरू हो गए, and this fragmentation resulted in separate election cycle for the Lok Sabha and the state assembly. तो थोड़ा ये दिक्कत हो गया, डिसरप्ट हो गया, जिसके चलते स्टेट की जो इलेक्शंस उसको अलग करना पड़ा. करेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंटली कुछ स्टेट है जैसे कि आप मान सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, इनका जो इलेक्शंस होता है लगभग हमारे लोकसभा इलेक्शन के संग सिंक्रोनाइज्ड है, बाकी सारे स्टेट्स का अलग अलग होता है. नेक्स्ट if you see then this particular जो current scenario है ये यूनिक है, और इसके लिए लॉ कमीशंस का रिपोर्ट भी एक बात कर सकते हैं. जैसे कि आर्टिकल 2018 में एक लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया था, वो कहता ये है कि इट वाज बाय जस्टिस BS चौहान, और उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल रिलीज किया था इन अगस्त 2018 एंड दैट स्क्रूटनाइज साइमल्टेनियस इलेक्शंस. The report acknowledges the constitutional and legal complexities surrounding this proposal. मतलब क्या क्या लीगल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है उन्होंने पूरे डिटेल इस रिपोर्ट में डिस्कस किया था. And it emphasized that the current constitutional framework necessitates amendment for the plan to be realized. And the Law Commission also recommended seeking approval from at least 50% of the state. मतलब at least 50% of the states should support these proposals. That is one nation one elections. ताकि वहाँ पर भी वो एक अपने जो चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए. सेकेंड, द डिस्पाइट फिजिबिलिटी चैलेंजेस द रिपोर्ट रिकॉग्नाइज पोटेंशियल बेनिफिट तो है ही है, देखने से भी लगता है, एंड इंक्लूडिंग कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, टाइमली पॉलिसी एग्जीक्यूशंस एंड फोकस्ड गवर्नेंस. तो ये सब कुछ ऐसी बेनिफिट्स हैं जो जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. तो इट विल बी अ मैसिव सपोर्ट, मैसिव हेल्प फॉर आवर गवर्नमेंट. नेक्स्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट 1999 में, नोटेबली द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हेडेड बाय जस्टिस BP जीवन रेड्डी सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन एज अर्ली एज 1999
And this historical context underscored that the idea has been debated over times, and it also helped that balancing perspectives. The report and perspective reveals a dualistic landscape. One nation, one elections offer advantage like efficient governance हो सकता है, reduce election stress जो बहुत हमारे स्टेट एक्सचेकर पर बहुत लोड पड़ता है इलेक्शन का, बट इट्स हैम्पर्ड बाई प्रैक्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज. इसमें और जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रैक्टिकल मतलब सिचुएशंस है, कॉम्प्लेक्सिटीज है जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. Along with in assessing one nation, one election's viability, the focus is on well-rounded understanding that consider both the potential benefits and intricate challenges. So these are few things which need to be solved. नेक्स्ट कंसर्न क्या है, फिजिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन सबसे पहली कंसर्न है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन फिक्स्ड एरियर दैट इज आर्टिकल 83 क्लॉज 2 एंड 172 ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली रेजिंग डाउट्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शंस. एक तो ये. दूसरा, द पॉसिबिलिटी ऑफ मिड टर्म गवर्नमेंट कोलैप्स नेसेसिटीज ए क्लियर मैकेनिज्म फॉर होल्डिंग फ्रेश इलेक्शंस और इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल. ये भी एक मसला हो सकता है. फेडरलिज्म एंड कॉन्सेप्चुअल incompatibility. One nation, one election seems to conflict with federal structure, contradicting the idea of India as a union of state, Article 1, and changing the balance might affect the autonomy and authority of the state government. तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी मान सकते हैं कि हमारी ऑटोनॉमी और अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, तो दे कैन ऑल्सो बी एग्रेसिव इन दिस फॉर्म. सेकेंड, कंसर्न रिगार्डिंग द वन नेशन वन प्लान इलेक्शन प्लान. ये क्या बोलता है, फ्रिक्वेंट अकाउंटेबिलिटी एंड ब्लेंडिंग ऑफ इशूज. Frequent elections allow citizen to address national and state issues separately, enhancing accountability. ये भी है. जैसे मान लीजिए अगर स्टेट इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस दोनों अलग अलग रहते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि जो नेशनल सब्जेक्ट्स है उसको लोग जनरल इलेक्शंस में हैंडल करते हैं, और जो स्टेट के लिए जो जरूरत होती है उसको स्टेट इलेक्शंस में लोग समझते हैं. तो दैट कुड बी इशूज. कुछ मिसकंसेप्शंस भी है, जैसे कि while the central government highlights the substantial cost of frequent elections, critics argue that the actual expenses are not as massive. मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट बोलते हैं उतना मैसिव नहीं है. एंड द एनालिसिस क्वेश्चंस वेदर द इलेक्शन कमीशन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 8,000 crore over 5 years amounting to rupees 1,500 crore annually and 27% per year, rupees 27 per voter per year is a significant expense for maintaining India's democratic pride. तो democratic pride के लिए इतना करना सही भी है, मतलब why to lose this one. ठीक है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं. सो अगर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसको अगर हम सक्सेसफुली अगर लॉन्च कर पाएं तो इट इज गोइंग टू सॉल्व आउट वेरियस इशूज. सो दैट इज रिगार्डिंग द वन नेशन वन इलेक्शन प्लान. अभी भी ये कमेटी स्टेज पे, उसको आने वाले टाइम में देखिए इसको कैसे पार्लियामेंट इसके चेंजेस करती है, क्या क्या इश्यूज होता है, और रिसेंटली इसको कैसे फॉर्मेट होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा. सो दैट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शंस. चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं. अपना अगला जो न्यूज़ है वो चंद्रयान से रिलेटेड. एंड रिसेंटली प्रज्ञान जो रोवर है उसको स्लीप मोड में रख दिया गया, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसको अपनी बैटरी सेव करनी होगी, और स्लीप मोड में रहेगा तो सही भी है, सो दैट इफ पॉसिबल नेक्स्ट जो लूनर साइकिल होगी उसमें ये एक्टिवेट हो सके. सो समझते हैं थोड़ा चंद्रयान 3 की अचीवमेंट्स अभी तक. प्रज्ञान रोवर लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी identified elements like aluminum, sulfur, calcium, iron and more. And Vikram lander recorded a moonquake and detected an ultra thin layer of plasma in the lunar atmosphere. आप समझिए कि एक तो मूनक्वेक देखा उन्होंने और एक अल्ट्रा थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा भी देखा, एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा. दूसरा, दिस फाइंडिंग hints at distinct characters of the moon atmosphere compared to the earth. ठीक है. नेक्स्ट, significant of observations, sulfur discovery carries paramount importance in the comprehending the moon's origin and past surface explosiveness conditions, and the presence of significant sulfur amount can provide insight into lunar volcanic activities, potentially indicating the presence of subterranean water. And sulfur presence could also clear about past lunar life support and constructing structures for human habitations. तो ये कुछ हो सकता है. And exploring lunar water, Chandrayaan 3 findings, particularly sulfur and oxygen on the moon surface, play a crucial role in narrowing down possibility of water surface sources. The presence of sulfur and oxygen enhances the prospects of water detections, and ISRO was actively pursuing information about lunar hydrogen and other important indicators of water. तो वहाँ पर हाइड्रोजन भी खोजा जा रहा है. So this is regarding the Chandrayaan 3. Last present status of Chandrayaan 3 क्या है? The Chandrayaan 3's core objective attained.
जो भी हमने मिशन भेजा था उसका सक्सेसफुल हो चुका है. प्रज्ञान रोवर प्लेस्ड इन स्लीप मोड एंड द रोवर सोलर पैनल विल रिचार्ज ड्यूरिंग द नेक्स्ट लूनर सनराइज. Plans to reactivate the rover for further observation remain underway, and ISRO is hoping for a successful reactivation, or else it will remain as India's lunar ambassador forever. तो अगर ये हमारा जो लूनर है वो अगर ये पूरा जो सर्दी की जो मतलब पूरा एक साइकिल होगा उसको अगर सस्टेन कर दिया और नेक्स्ट सनराइज में अगर वो एक्टिवेट हो पाए तो बहुत अच्छा है. वो हमारा अगला मिशन भी मतलब आगे भी काम कर सकता है. एंड इफ एल्स अगर कोई सारे इंस्ट्रूमेंट अगर फ्रीज हो जाए तो उस कंडीशंस में फिर लूनर एम्बेसडर बन के रहेगा हमारा चंद्रयान 3. सो जो भी हो, होप फॉर द बेस्ट. इट इज गोइंग टू रीएक्टिवेट इन द नेक्स्ट लूनर साइकिल्स. चलिए अपने अगले न्यूज पर चलते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो है ऑटिज्म से रिलेटेड. रिसेंटली एक सेल थेरेपी को प्रपोज किया गया है विच इज गोइंग टू सॉल्व द ऑटिज्म्स बच्चों के अंदर में. And recently, the Delhi High Court granted permission for 2 children with autism spectrum disorder to undergo stem cell therapy for their condition. The court decision followed a challenge against the Ethical and Medical Registration Board recommended against stem cell therapy treatment for ASD. Next, stem cells, जैसे आपको मालूम होगा, are the foundational cell that can differentiate into specialized cell with distinct functions. Two main categories, that is pluripotent stem cells, can differentiate into various adult cells and adult stem cells. Means basically आप समझिए कि जो stem cell होते हैं they are undifferentiated cell which can be divided into any forms or any cells. A pluripotent can differentiate into various adult cells. Pluripotent stem cells are found in embryos. Reprogramming of adult cells lead to induced pluripotent stem cells. So these are the features. Next, stem cell in medicine. Stem cell regenerative properties make them valuable in regenerative medicine. Obviously होता है regeneration में काफी ज़्यादा help कर रहा है ये stem cells. And hematopoietic stem cells transplanted treat conditions like leukemia, challenges, limited or adult stem cells post removal. Focus on making them pluripotent. Autism अगर बोला जाए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर बोला जाए तो इट इज ए न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन बिहेवियर इंटरेक्शंस. Conventional therapies focus on symptoms management, social skills training, behavior analysis, and speech and occupational therapy. Potential of stem cell therapy for ASD. Some experts suggest stem cell could enhance immune system regulations and neural connectivity in the brain. And current clinical trials shows mixed result. Treatment is experimental, lacks sufficient data. And at the end, EMRB recommendation against stem cell therapy due to limited evidence, risk, side effect, and absence of established protocol. So these are few potential of stem cell therapy. Last, benefit of stem cell therapy for autism: completely risk-free therapeutic options. Injecting stem cells quickly adapt to the surrounding nervous system. Stem cells help to produce healthy growth hormones and blood vessels, and easier to operate, unlike surgery. Hassle-free treatment for autistic patient. तो ऑटिस्टिक पेशेंट के लिए ये हैसल फ्री ट्रीटमेंट होगा. ठीक है. सो दैट इज रिगार्डिंग द ऑटिज्म एंड द स्टेम सेल थेरेपी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन डेली न्यूज एनालिसिस. आज के लिए इतना ही. एंड इफ यू वांट द पीडीएफ लेक्चर ऑफ दिस वीडियो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. Also, you can follow to our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel for such other video contents. So, thanks for watching, and please do take care of yourself, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. Thank you.